नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, बुलेटिन शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट हैं वो पहुंच सकें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिक्षा विभाग में 4-5 बड़े फैसले लिए हैं। क्या ये बड़े फैसले आपको वो बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे भाजपा की एक बहुत बड़ी रैली शिमला में आज हुई है, अभिनंदन रैली थी, लेकिन वहां पर लगभग 48 मिनट तक जो है वो संबोधन दिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। कई जुबानी जो तीर हैं वो उन्होंने चलाए हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार जो मंत्री है, सीएम है, बार बार ये कहते हैं कि केंद्र से सहयोग नहीं आ रहा है। इसी पर आज उनका जो भाषण था, जो उन्होंने अपने भाजपा के जो कार्यकर्ता उनको संबोधित किया, उसमें उन्होंने कई जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा है कि हमने इतना पैसा दिया है लेकिन कहां खर्च हुआ उसका हिसाब उन्होंने मांगा है। आपको पूरी खबर बताएंगे। जयराम ठाकुर ने क्या बड़ा दावा किया है वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि अब जो गांव में दुकानदार हैं वो अगर नशीला पदार्थ बेचते हैं तो उन पर कड़ी सख्ती होगी, यानी गांव के दुकानदार पूरे प्रदेश में। इसको लेकर के जो पंचायत हैं उनको अब कहीं ना कहीं जो है वो एक ताकत दी जाएगी। उसमें क्या ताकत दी जाएगी, क्या उनके पास पावर रहेगी, आपको वो बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, हर खबर बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज समग्र शिक्षा के एलईपी 2.0 की लॉन्चिंग और नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम आज शिक्षा निदेशालय जो शिमला में है वहां पर गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद कर उनकी सीखने की प्रक्रियाओं और अनुभवों को भी साझा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जो अनेक निर्णायक सुधार लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक जो परिणाम हैं वो आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन में हिमाचल प्रदेश, जहां पहले भाजपा सरकार में 21वें स्थान पर था, वहां से अब हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यही व्यवस्था परिवर्तन है। यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों और जो अभिभावक हैं उनके सामूहिक मेहनत के साथ साथ प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है उसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र इस परिवर्तनकारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जहां एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से शिक्षण, मूल्यांकन, उपस्थिति, संसाधन प्रबंधन और विद्यालय संचालन से संबंधित वास्तविक समय का आंकड़ा उपलब्ध जो है वो करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों में जो जिस प्रकार से 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी ये बड़ा फैसला आज सीएम ने लिया है कि जो स्कूल में बच्चे हैं वो फोन नहीं ले जा सकेंगे। इस पर कड़ी सख्ती रहेगी। प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स को ये जो आदेश है, जो स्कूलों में सीएचटी है, उनको आदेश दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अध्यापक हैं, अध्यापक अपने मोबाइल फोन स्टाफ रूम या बैग में रख सकेंगे, लेकिन कक्षा में यूज करने पर जो है वो उन पर भी पाबंदी रहेगी। जो हेडमास्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये सख्त आदेश दिए जाएंगे अगर कोई टीचर क्लास में फोन यूज करता है उन पर जो है वो कार्रवाई की जाए। यानी जो बच्चे हैं, अगर कोई टीचर क्लास में जा रहा है तो वहां पर टीचर बच्चों को पढ़ाए, ना कि फोन चलाए। इसको जो हेडमास्टर्स हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनको आदेश दिए जाएंगे कि जो हेडमास्टर, जो प्रिंसिपल है, सीएचटी है, वो इंश्योर करें कि जो टीचर हैं वो कक्षाओं में जो है बच्चों को पढ़ाए, और जो वहां पर फोन है उसका यूज ना करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर भर्तियां करने जा रही है आगामी समय में, जिसमें अस्थायी व स्थायी भर्तियां, दोनों तरह की भर्तियां होंगी। तो आज सीएम ने एक बार फिर से कहा है कि शिक्षा विभाग में अस्थायी भर्तियां होगी। अब ये अस्थायी भर्तियां होगी कितने साल के लिए, यानी टीचर लगेंगे, परमानेंट नहीं लगेंगे। ये अस्थायी भर्तियां 5 वर्ष के लिए, वो जो स्थायी भर्तियां हैं वो बैच वाइज और जो प्रतिस्पर्धा के आधार पर की जाएगी। यानी अस्थायी भर्तियां भी प्रदेश के अंदर होगी। जो 5 साल के लिए जो टीचर हैं उनको रखा जाएगा, उसके बाद उनको हटाया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने फिर से कहा है कि मल्टी यूटिलिटी जो वर्कर्स हैं उनकी भर्ती भी की जाएगी शिक्षा विभाग में। इसके अलावा आगामी शैक्षणिक सत्र से जो प्राथमिक विद्यालय की खेल प्रतिस्पर्धाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो अंडर 12 टूर्नामेंट थे, जिसकी बार बार हिमाचल दस्तक के माध्यम से जो टीचर्स हैं वो ये आवाज उठा रहे थे कि आप सरकार तक आवाज पहुंचाइए। हमने बार बार कोशिश की, शिक्षा मंत्री से और सीएम से सवाल पूछा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अंडर 12 टूर्नामेंट नहीं हो पाए थे इस वर्ष, अगर आप देखेंगे तो सरकार उसको बहाल
करेगी, ये आज सीएम ने फिर से इंश्योर किया है। यानी जो अगला साल आएगा उसमें अंडर 12 टूर्नामेंट स्कूलों में होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्ष 2032 तक प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में देश के सबसे बेहतरीन स्कूल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में नई बेहतर तबादला नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जी, यानी नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी शिक्षा विभाग में और बहुत जल्द यह नीति आएगी, इस पर विचार चल रहा है। शहरों में डटे हुए शिक्षक भी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। और दूसरा, जो कठिन परिस्थितियों वाले स्कूलों में सेवाएं दे चुके जो शिक्षक हैं उनको भी उनकी पसंद के स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि सभी को एक समान अवसर मिलेगा। क्या होता है, अमूमन जो शिक्षक हैं जो शहरों में डटे होते हैं वो अपनी साठ गांठ से उसके आसपास ही 30-40 किलोमीटर स्कूल ढूंढ लेते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो शिक्षक शहर में सेवा दे चुका है उसको जो है वो ऐसे क्षेत्र में सेवाएं देनी पड़ेगी जहां पर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र या फिर ऐसा एरिया है जो थोड़ा कठिन एरिया है। ऐसा नहीं है कि जो लोग जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं उनको वहीं पर रखना है। तो एक समान जो अवसर है वो सरकार देगी, ये सरकार इंश्योर कर रही है, इस पर विचार किया जा रहा है और ऐसी पॉलिसी सरकार ला रही है। इसके अलावा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों के लिए शिक्षकों का विशेष कैडर बनाया जाएगा, ये भी कह दिया। यानी शिक्षकों का विशेष कैडर होगा जी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और सीबीएसई वाले स्कूलों का। इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को शिक्षा विभाग से सबसे अधिक सहयोग प्राप्त हो रहा है और देश में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा हो रही है। सीएम सुक्खू ने आज माना है, उन्होंने कहा कि हम और अधिक जो पैसा है वो शिक्षा के बजट में खर्च करेंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। और सीएम ने यह भी कहा है कि जो हमने स्कूल मर्ज किए हैं उसके पीछे मंशा ये नहीं थी कि बच्चा जो है वो बच्चों को जो दिक्कत आए, उसके पीछे मंशा ये थी अगर 4-5 किलोमीटर दूर बाद स्कूल है तो वहां पर जो पूरा स्टाफ है वो हम दे सकें। इसके अलावा स्टाफ के साथ साथ जो भी सुविधा हो सकती है वो सरकार देगी, चाहे वो सीबीएसई स्कूल जो 100 बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होगी, जो नॉर्मल स्कूल है, पीएम श्री या और स्कूल्स हैं, वहां पर भी कोशिश रहेगी कि जो अध्यापक है उनकी कमी ना आए। ये हमारी जो है वो प्रतिबद्धता है, ये सीएम सुक्खू ने आज कहा है। इसके अलावा सीएम सुक्खू अब कल दिल्ली निकलेंगे। वैसे उन्होंने आज जाना था, दरअसल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ एक महारैली होनी है और हिमाचल से लगभग 2500 जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली जा रहे हैं। तो ये एक रैली है जी और इसके लिए जो है वो सीएम अब कल जाएंगे। हालांकि आज जाना था लेकिन मौसम अभी तक खराब है, अभी सीएम दिल्ली में है। कुछ देर पहले तक सीएम दिल्ली माफी चाहूंगा अभी कुछ देर पहले तक सीएम जो है शिमला में है, तो सीएम आज दिल्ली नहीं गए हैं। संभावना है कि कल सीएम दिल्ली जाएंगे और चंडीगढ़ से फिर दिल्ली जाएंगे। कल पहले चंडीगढ़ फिर दिल्ली जाएंगे, उसके बाद कल। अभी सीएम शिमला में ही है जी। इसके अलावा शिमला के पीटरहॉफ में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ग्रैंड वेलकम किया गया। बिहार जीत के बाद पहली बार नड्डा जो है वो हिमाचल आए हैं और उनका आज बड़ा जो है वो कह सकते हैं आप प्रचंड जीत जिस प्रकार से वहां पर हुई, इसलिए उनका आज वेलकम किया गया। भाजपा ने उनके स्वागत में जो है वो आज फ्लावर्स और जो बड़ा ये कह सकते हैं जो मेगा रैली है वो की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को बीते 3 वर्षों में 3789 करोड़ रुपए दिए हैं, मगर वो पैसा कहां गया और उसका कहां दुरुपयोग किया गया वो हम नहीं जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से मिली राशि में बड़ी मात्रा में जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की ट्रेजरी बार बार बंद हो रही है, पूरी सरकार एडहॉक व्यवस्था पर चल रही है, आरोप लगाया उन्होंने, और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार का यह जनादेश पूरे देश को स्पष्ट संदेश देता है कि जो लोग घुसपैठियों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए देश में कोई स्थान नहीं है। नड्डा ने कहा कि कितनी भी यात्राएं क्यों ना निकाली जाए, जनता घुसपैठ और उनके समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल के विकास का एक ही मंत्र है, वो है डबल इंजन की सरकार। यहां बैठे लोग नियतन सत्ता का भोग खाओ पियो मौज करो वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस को यह तंज कसा है, इसलिए इनका मेल हमारी जो पार्टी है, हमारी जो केंद्र की सरकार है उनके साथ नहीं बैठ सकता है। कांग्रेस भविष्य की नहीं केवल सत्ता सुख की राजनीति करती है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की सोच का मेल संभव ही नहीं है। नड्डा ने दावा किया है आज शिमला में आने वाले समय में भाजपा बंगाल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, असम सहित हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के देश भर में 14 करोड़ सदस्य है, 10 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य है और 6 लाख से अधिक बूथों पर संगठनात्मक जो समितियां हैं वो गठित हो चुकी है, जिसमें भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 787 कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 617 यानी 617 जो कार्यालय बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में अभी 9 कार्यालय बन चुके हैं कांग्रेस भाजपा के, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। ये उन्होंने जो है वो हमसे कहा था। नड्डा ने कहा पार्टी वर्करों को रिसर्च करने का अवसर मिलना चाहिए कार्यालय में, इसलिए शिमला के जुबड़हट्टी के नजदीक मजिठाई में भी आधुनिक तकनीक से लैस दफ्तर जो है बनाया जाएगा। अभिनंदन समारोह से ठीक पहले नड्डा ने शिमला के जुबड़हट्टी एयरपोर्ट के साथ मजिठाई में जो बीजेपी का स्टेट ऑफिस जो अभी चक्कर में है, उसका जो नया ऑफिस है भाजपा का, उसका आज जो भूमि पूजन है और जो शिलान्यास है वो जेपी नड्डा ने किया। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज अभिनंदन रैली में कहा कि हिमाचल की जनता आपदा से करा रही है और सरकार आपदा में जश्न मना रही है। जश्न मनाने का स्थान भी मंडी को चुना गया, जहां सबसे अधिक बर्बादी हुई है। एक तरफ आपदा के कारण पंचायत चुनाव सरकार ने स्थगित कर दिए, लेकिन जश्न जरूरी था। जयराम ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो उस दौरान राज्य पर लगभग 70,000 करोड़ का ऋण था, जो अब केवल 3 साल में बढ़कर के जो है वो 1,10,000 करोड़ के पार हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं और पूरे हिमाचल में विकास पर विराम लग गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये कह रहे हैं सीएम सुक्खू की वो वॉल्वो बस में जो है वो कहीं ना कहीं वॉल्वो बस में बैठकर आएंगे बुंडा सीटर में। उन्होंने कहा कि बुंडा सीटर में आएंगे जरूर, लेकिन उसमें ड्राइवर और कंडक्टर होंगे। उन्होंने कहा कि केवल 2 ही बचेंगे, बाकी नहीं बचेंगे। ये आज उन्होंने उस पर जो है पलटवार किया है जयराम ठाकुर ने। वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नड्डा के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। हाल ही में बिहार में प्रचंड जीत हासिल की है पार्टी ने, ये राजीव बिंदल ने कहा है। इसलिए शिमला के पीटरहॉफ में नड्डा का जो भव्य स्वागत है वो हमारे वर्करों ने किया है, पार्टी ने किया। उन्होंने दावा किया है कि यह स्थिति आगामी 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो है वो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी और विपक्ष जो है वो 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ये दावा किया है राजीव बिंदल ने। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आज जो है संबोधन दिया अपना उसी अभिनंदन रैली में। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज हुई है, जो देश भर में भाजपा की नीतियों और सुशासन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने दी है, प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। यह सब भाजपा सरकार की ही देन है और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में हिमाचल पर कर्ज का जो बोझ है वो 1 लाख करोड़ रुपए पार हो गया है, जिससे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद गंभीर स्थिति में है और जो है वो खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से पैसा आता है, लेकिन यहाँ पर जो मित्रों की जो लूट है, खुली लूट जो है वो की जा रही है। वही उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार है वो बड़ी सीमा पर हो रहा है, अव्यवस्था है और सरकार जो है वो जिस प्रकार से चलनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं चल रही। उन्होंने आरोप लगाए हैं। वही उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता अब कांग्रेस के इस कुशासन को भली भांति समझ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश में फिर से भाजपा की जो सरकार है वो बनेगी और जो व्यवस्था अभी जो है वो अभी अव्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे, ये उन्होंने दावा किया है। तो आज जयराम ठाकुर से लेकर के राजीव बिंदल, इसके अलावा जो प्रदेश के जो सांसद हैं हमीरपुर से और पूर्व में केंद्रीय मंत्री, उन्होंने दावा किया है कि हम जो है सरकार बनाएंगे 2027 में। ये भाजपा ने दावा किया है आज। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बीती देर शाम शिमला पहुंचने के बाद छोटा शिमला स्थित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री के विवाह अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बीती शाम को नड्डा शिमला के दौरे पर हैं और अपने दौरे के बीच समय निकालकर बीती शाम को वो उप मुख्यमंत्री के घर गए और वहां पर सौहार्द और एक सद्भाव का जो प्रतीक रहा है, कह सकते हैं पार्टियां अलग हैं लेकिन बात वही है कि विचारों में हो सकता है अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक जो सद्भाव की भावना है वहां देखने को मिली। मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक एवं निजी अनुभवों को साझा किया। तस्वीरें आपने उसकी देखी और जो पुराने दिन हैं उसकी जो स्मृतियां हैं उसको याद किया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी स्वर्गीय प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया और परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। मगर इस मुलाकात के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। समय, परिस्थितियां और हालिया राजनीतिक जो घटनाक्रम है इस मुलाकात को सामान्य से अलग जो है बना रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम में अफसरशाही पर निशाना साधा था और रात के अंधेरे में निपटने की चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सुक्खू सरकार ऐसा काम, उन्होंने जो है वो कहा था कि जो सरकार काम कर रही है हम तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम सुक्खू, उन्होंने सीएम साहब से आग्रह किया कि
कि जो दोनों हाथों में अब डंडा उठाने का वक्त आ गया है और अफसरों पर लगाम कसनी होगी और उसका टाइम आ गया है। ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जो कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अफसर हैं वो कांग्रेस की सरकार होते हुए भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके घर में हाजिरियां भर रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। इस बयान की वजह से नड्डा और मुकेश की जो मुलाकात है देर शाम को जो हुई है उसके सियासी जो मायने वो निकाले जा रहे हैं कि देर रात को जो है वो कहा था, अब उसको जो है वो पार्टी के तहत कांग्रेस भाजपा के जो लोग हैं जिस प्रकार से मिले हैं, तो इस तरीके से जो है वो दिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसके अलावा कांगड़ा जिला है उसके नगरोटा बगवा क्षेत्र में आज सुबह ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई सीआरपीएफ के कड़े सुरक्षा घेरे में जो है वो की गई, जिससे इलाके में हड़कंप थोड़ा सा मच गया। ईडी की टीमों ने गोविंद गोस्वामी और रिटायर एसडीओ के ठिकानों पर जो है छापेमारी की है। गोविंद गोस्वामी टांडा मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, जबकि एसडीओ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हैं। सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई क्रिप्टो करेंसी से जुड़े एक संदिग्ध लेन देन में की गई है और जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उसके मामले में की जा रही है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोई अभी आधिकारिक जो बयान आता है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वहां पर सुबह से जो है वो जो छानबीन है वो चल रही है। सुबह से शुरू की गई इस छापेमारी के दौरान ईडी की अलग अलग जो टीमें हैं वो संबंधित परिसरों में दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो वित्तीय रिकॉर्ड हैं उसकी गहन जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ के जवान जो है वो बाहर तैनात थे। फिलहाल छापेमारी में बरामद सामान, जब्त दस्तावेजों और जो कार्रवाई के स्टिक जो कारण है उसमें क्या जो निकला है वो अभी जब आधिकारिक बयान आएगा वो सामने आएगा, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले में वो कुछ कह पाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में देश भर में जो क्रिप्टो करेंसी जुड़ा एक जो बड़ा विवाद आया था, प्रदेश में बड़ा घोटाला हुआ था क्रिप्टो करेंसी का, तो अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसी मामले में जो लोग थे कहीं ना कहीं संलिप्त थे या फिर किसी पर जो है वो लग रहा है कि इसकी इनकम ज्यादा है, तो ईडी अब इस पूरे मामले को जो छानबीन कर रही है, जो सख्ती से जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। और इस कड़ी में जो है वो आज जो ईडी की टीम है वही पहुंची है और अभी भी जो जिस प्रकार से भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की गई है उसके बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा कॉलेज कर्मियों की आयु सीमा है वो 58 वर्ष करने पर लगाई अंतरिम रोक। ये जो है बड़ी खबर है जी। कॉलेज कर्मियों की जो आयु सीमा 58 वर्ष करने पर अंतिम रोक लगाई हाईकोर्ट ने शिमला के सेंट बीट्स कॉलेज के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष और सरकारी सहायता से जुड़े 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना और 7 नवंबर 2025 के जो संचार के क्रियान्वयन और संचालन पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वे वर्तमान नियमों, अधिसूचनाओं और पूर्व में पारित अदालती आदेशों के अनुसार 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के हकदार हैं। 58 में कर दिया लेकिन 60 तक के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि पहले के आदेशों और जीआईए नियमों के प्रभाव के अनुसार कॉलेज कर्मचारियों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक ग्रांट इन एड मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना पर आपत्ति जताई, जिसके तहत सहायता प्राप्त गैर सरकारी कॉलेजों के कर्मचारियों के संबंध में जो जीआईए की जो स्वीकृतता है केवल 58 वर्ष की आयु तक ही सीमित कर दी गई है। और याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नई जो अधिसूचना अदालत के पिछले फैसलों और मौजूदा विभागों के विपरीत है। यदि ऐसे लागू किया गया तो इसको लागू करते हैं तो आईए में अचानक जो है भारी कमी आएगी, जिसका जो है वो उनके जीवन पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो ये मामला है जी, हाईकोर्ट का मामला था, तो हमने हाईकोर्ट की जो लैंग्वेज होती है डिफिकल्ट लैंग्वेज उसी में आपको खबर बताई है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए। एक तो जो गांव में दुकानदार होते हैं उनके लिए क्या है डिसीजन हुआ है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदार को शर्तों के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है और वह तंबाकू बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में पंचायतें दुकानों में ताला लगा सकेगी। अवैध तौर पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर सजा का भी जो प्रावधान है वो रहेगा। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे, ये भी फैसला हुआ है। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि 18 साल से कम वालों को नहीं बेचेंगे। इसके लिए
दुकानदार का जो आधार कार्ड है वो भी लिया जाएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, शपथ पत्र जो है वो उनसे अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और पंचायतें अपनी एरिया में धूम्रपान रहित क्षेत्र चयनित करेगी। अगर इन क्षेत्रों में धूम्रपान किया जाता है तो पंचायतें लोगों को 200 रुपए तक का जो जुर्माना है वो लगा सकेगी। यानी जो पंचायत के प्रधान है, जो पूरी बॉडी है, पंचायतों में नशा निवारण समिति का जो गठन है वो किया गया है। इसमें स्कूल अध्यापक अध्यक्ष होगा, जबकि पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक पुलिस कर्मचारी शामिल होगा। पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में यह कमेटी जो है गठित होगी और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर दूरी के बाद ही इन उत्पादों को जो है वो बेच पाएंगे। दुकानों के बाहर तंबाकू के बोर्ड बाहर जो नहीं लगेंगे। दुकानों के आसपास तंबाकू का जो कचरा है वो भी नहीं बिखरा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुकानदार पर जो जुर्माना है वो किया जा सकेगा। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को शपथ पत्र देने के लिए 2 गवाह भी जो है बताने होंगे। इनके भी शपथ पत्र भी जो है वो हस्ताक्षर और जो पूरा पता है और जो फोन नंबर है वो होना जरूरी है। इन गवाहों की भी पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इन दुकानदार, जो गांव में दुकानदार है, पंचायतें ये तय करेगी कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम बच्चों को जो है वो तंबाकू बेच रहा है तो उसकी जो दुकान है उसमें पंचायतें ताला लगा सकेंगी, यानी दुकान नहीं खुलेगी वो वाली। तो आपको शपथ पत्र देना होगा कि आप लाइसेंस लेंगे, आप सिंपल, पहले पैसे तो नहीं लेने हैं, उसमें जो भी रहेगा पंचायतों का, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा इंश्योर किया जाएगा उनसे कि आप जो है वो छोटे बच्चों को तंबाकू ना बेचें। और सरकार जिस प्रकार से प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, तो इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। और पंचायतों में कुछ ऐसे भी जो है वो जगह होंगी जो तंबाकू निषेध होगी, यानी वहां पर तंबाकू नहीं पी सकेंगे। अगर पिएगा कोई तो 200 रुपए तक का जुर्माना जो है पंचायतें खुद लगा सकेगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी खबर है प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए। हालांकि खबर आज हमने पढ़ दी है, लेकिन ये इसलिए भी बुलेटिन में लेना जरूरी है क्योंकि ये खबर आम जनता से जुड़ी हुई है। प्रदेश में अब जमीन के इंतकाल महीने में 2 से 3 बार होंगे। ये इंपॉर्टेंट खबर है जी। पहले एक बार इंतकाल करने की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्व विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं और जो यह सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को इंतकाल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री और जो इंतकाल ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोग कागजी रिकॉर्ड के साथ इंतकाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पटवारी, कानूनगो और जो तहसीलदार है उनको निर्देश दिए हैं कि इंतकाल के लिए कम से कम 2 से 3 जो तिथियां है वो निर्धारित करने को कहा गया है। तो निर्धारित जो तिथि है उसी के तहत लोग पटवार सर्कल आएंगे और तहसीलदार, नायब तहसीलदार इंतकाल के लिए जो आए हुए आवेदन है उनको निपटाएंगे। तो ये आम जनता की खबर थी, आम जनता से जुड़ी खबर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लंदन स्थित ब्रिटिश संसद परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रतिष्ठित यूथ एंड आइकॉन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। विक्रमादित्य सिंह को यह पुरस्कार युवा नेतृत्व, बौद्धिक राजनीति और हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने अपने चयन में माना कि विक्रमादित्य सिंह ने न केवल एक प्रभावी नेतृत्व के रूप में उभरे हैं, बल्कि प्रदेश के युवा वर्ग के बीच एक लोकप्रिय और जो प्रेरणादायक नेता है उसके रूप में उभर रहे हैं। इसी आधार पर उन्हें यूथ आइकॉन एंड इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स श्रेणी में इस सम्मान के लिए चुना गया और यह सम्मान उन्हें लंदन के ऐतिहासिक संसद भवन पैलेस ऑफ जो वहां पर जो वेस्टमिंस्टर स्थित चर्चिल रूम में जो है प्रदान किया गया, जो अपने आप में इस समारोह की गरिमा को दर्शाता है। सम्मान मिलने पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के एक सामान्य नागरिक और मंत्री के रूप में यह सम्मान उनके लिए अत्यंत गर्व का विषय है और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना विकास, सतत प्रगति और समावेशी सुशासन को आगे बढ़ाने के सामूहिक प्रयासों की पहचान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी जिस प्रकार से मुझे सम्मान दिया गया है और ये जो सम्मान मुझे लंदन में मिला है ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जनता की वजह से हुआ है। कोशिश रहेगी कि आगे भी जनता के दिलों में वो छाप छोड़ सकें। तो ये जो सम्मान है, आपको बता दें, जो विक्रमादित्य सिंह है वो अपने परिवार संग पत्नी के साथ वो वहाँ गए हुए लंदन और इसी अवार्ड के लिए लंदन गए हुए हैं। इसी वजह से विक्रमादित्य सिंह जो रैली हुई मंडी में उसमें नहीं पहुंचे थे, जनसंकल्प रैली में, और आज ये सम्मान जो है उन्हें मिल गया है। अब जो वापसी है वहाँ से लंदन से वापसी शिमला लौटेंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह। इसके अलावा तीनों लोगों के स्वामी साक्षात महाशिव चालदा महासू आज सिरमौर के जो द्राबिल गांव है वहां पर पहुंच गए हैं।
सरकार की तरफ से जो जिला प्रशासन है वहाँ पर जो एसडीएम बैठते हैं, पूरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितने भी जो वहाँ पर पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद किए गए हैं। और ये जो है वो कह सकते हैं आप, अब जिस प्रकार से आज द्राविल पहुँच रहे हैं, पहली बार चालदा महासू जो है वो द्राविल पहुँच रहे हैं। और कल पश्चिमी गाँव जहाँ पर जो है वो वहाँ पर एक साल तक रहने हैं, यानी कल पश्चिमी गाँव में जो है विराजमान होंगे। एक साल तक चालदा महाराज अब पश्चिमी गाँव है वहाँ पर रहेंगे। चालदा महासू 60 व्हील और जो 5 व्हील एरिया है हिमाचल और जो उत्तराखंड का, वहाँ 12-12 साल रहते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बराबर वर्षों तक जो है वो महाराज रहते हैं। और आज टॉस नदी पार करके मीनस पुल होते हुए महासू महाराज द्राविल पहुंचे। और आज महाराज के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों के पैदल चलने से हजारों की संख्या में जिस प्रकार से वहां पर भक्त थे तो रोड जाम हो गया। महासू महाराज के बारे में बताते हैं आपको। महासू महाराज न्याय के देवता हैं और इनको जो है वो दिल्ली से लेकर कश्मीर, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में माना जाता है। और ये एकमात्र ऐसे देवता है जो चलायमान है, इनका चलता राज है। आपको बता दें चालदा महासू जो है इनका जो मूल मंदिर है महासू देवता का वो हनोल में है। शिमला से लगभग, उत्तराखंड में ये हनोल जगह आती है। शिमला से अगर आप जाएंगे तो शिमला से 140 किलोमीटर की दूरी पर जो ये मंदिर है और त्यूनी के साथ ये मंदिर पड़ता है। इनका जो मूल महासू का मंदिर है बोठा महासू का। जो चालदा महासू है ये हिमाचल के ऊपरी शिमला के बाद जुबल कोटखाई में भी रहते हैं, फिर चौपाल क्षेत्र से निकलते हैं, फिर आगे कोटी कनासर और फिर इसके अलावा जो है वो ये आगे निकलते हैं सिरमौर की तरफ। और सिरमौर में अब एक साल जो पश्चिमी गांव वहां पर रहेंगे। ये कहा जाता है कि जो कोर्ट कचहरी में भी मामले नहीं सुलझते उनको महासू देवता सेकंडों में सुलझा देते हैं। और ये कहा जाता है कि जो अन्याय करता है उनको इसी जगह जो है वो इसी संसार में जो है वो महासू महाराज न्याय कर देते हैं उनके साथ। यानी गलत जो करता है उसको जो है वो यहीं पर जो सबक है वो महासू महाराज सिखाते हैं। इसलिए इनको जो है वो न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। और कल ये पश्चिमी गांव में विराजमान हो जाएंगे जी। अभी जो है वो ये दसों में थे, उत्तराखंड के दसों में, और वहां पर 2.5 साल रहे। और अब ये जिस प्रकार से वहां पर जो महिलाएं थी किस प्रकार से रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन नियति यही है कि इन्हें जो है वो आगे जाना होता है। क्योंकि जो इनका क्षेत्र है जहां इनको माना जाता है, जिन क्षेत्रों में माना जाता है वहां पर भी जो प्रजा है वो इनका इंतजार कर रही होती है। तो कल पश्चिमी गांव में 1 साल के लिए जो महाराज हैं वो विराजमान हो जाएंगे, फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं के बाद जो अगला स्थान उनका होगा जहां पर खांडवा बकरा उनका जाएगा, वहां पर अगला जो स्थान है वो चयनित होगा और वहां पर फिर महाराज जो है वो 1-2 साल और रहेंगे। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल तीसरा T20 इंटरनेशनल जो मुकाबला है वो धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला में मैच से एक दिन पहले थोड़ा मौसम आज खराब रहा। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे धर्मशाला में, इससे ठंड में जो है इजाफा हो गया है। हालांकि धर्मशाला में बारिश के आसार नहीं हैं जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, मगर सामने नजर आने वाली जो धौलाधार की ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर कल हल्का हिमपात हो सकता है देर रात को भी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर भी आज रात और कल हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। इससे मैच के दौरान ठंडी हवाएं चल सकती हैं जो कि गेंदबाजों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। और धर्मशाला में दिन का तापमान 15 से दिन में जो तापमान है वो थोड़ा सा इतना ठंडा नहीं है, लेकिन शाम को जो है वो ठंड हो रह सकती है। इसके अलावा भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करेगी जी। बीसीसीआई द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार इंडिया टीम कुछ ही देर बाद 7:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करेगी, 10 बजे तक रात को प्रैक्टिस करेगी, अभ्यासरत रहेगा। जबकि 4:30 बजे से जो अफ्रीकी टीम है उनके तो वीडियोज भी आ गए हैं, 7:30 बजे तक जो वो है वो अफ्रीकी की जो टीम है प्रैक्टिस करेगी। मैच से पहले भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा आज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि टीम एक रणनीति तक जो है वो सीमित नहीं है और टॉस और हालात से परे भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने फिटनेस, मानसिक मजबूती और फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर को टीम की ताकत बताया। तिलक ने कहा मीडिया में धर्मशाला में कि अलग अलग ऑर्डर में खेलने की तैयारी और ऑलराउंडर्स की भूमिका इस मुकाबले में अहम रहेगी। और उन्होंने कहा कि मौसम ठंडा है, इससे जो बॉल है वो थोड़ा स्विंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे ही जो है वो ड्यू पड़ना शुरू हो रहा है। ऐसे में पहले कौन टॉस जीतेगा, बाद में पहले कौन टॉस जीतेगा, कौन पहले खेलेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ड्यू है वो 7 बजे से ही जो है वो शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जो है वो टॉस का जो बॉस है वो इस मैच में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो उन्होंने पूर्वानुमान कहीं ना कहीं जो उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस इंटेंट के साथ पिछले 15-20 मैच खेले हैं टीम ने, उसी इंटेंट के साथ आगे भी जो है वो धर्मशाला में भी जो मैच है वो खेलेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जो कोच हैं शुक्री कॉनरॉड, उन्होंने भी धर्मशाला में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के आज मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीम जो है वो अच्छा कर रही है, कई खिलाड़ी पहले भी इस मैदान में खेल चुके हैं और हाई एल्टीट्यूड जो चुनौती जरूर है लेकिन ये नई नहीं है। कॉनरॉड ने कहा कि धौलाधार की ठंडी फिजाओं में तेज जो गेंदबाज हैं वो मैच का अहम फैक्टर रहेंगे और वो मैच बदल सकते हैं।
इसके अलावा ऊना जिला के मुबारकपुर होशियारपुर नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक सड़क हादसे में दिलशाद मोहम्मद नाम के जो व्यक्ति की दुखद मौत हुई है और एक व्यक्ति गगन है, एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक ट्रक से टकरा गया और घटना का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। बहुत खबर है जी। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा कल प्रदेश की चोटियों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और जो कुल्लू की ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हो सकता है। तो मौसम कल जो है वो खराब रहने वाला है जी। और कल मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है ऊंची चोटियों पर, सिर्फ पूरे प्रदेश में नहीं है। जबकि इसके बाद 15 से 20 दिसंबर के बीच मौसम जो है वो साफ बना रहेगा। यानी जो मौसम प्रदेश में जिस प्रकार का जो मौसम अभी है, बारिश को लोग तरस गए हैं कि कब बारिश होगी। और जब मानसून था तो इतनी अधिक बारिश हुई कि आपने देखा कि तबाही हो गई पूरे प्रदेश में। लेकिन अब जब नवंबर माह में, दिसंबर माह में जो किसान हैं, बागवान हैं, उन्होंने तौलिए करने अपने बगीचों में और कई फसलें लगानी हैं, तो ऐसे में अब बारिश नहीं हो रही है और ऐसे हालात है कि थोड़ा जो सूखा कहते हैं ना, एक महीने सूखा ही पड़ गया। तो पिछले महीने बारिश नहीं हुई है और इस महीने में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो जो लोग हैं वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं कब बारिश हो। और सूचना यही है कि अभी बारिश के असर बहुत कम है। 15 से 20 को भी जो मौसम है वो साफ ही बताया जा रहा है। तो मौसम का अपडेट बता दिया है जी। कल मौसम खराब जरूर है लेकिन ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शिमला में ही हैं और ये अभी तक जो है वो शिमला से नहीं गए हैं और अब ये कल ही दिल्ली जाएंगे। और परसों जो है वो दिल्ली में जो एक रैली है वो चोरी के खिलाफ, उसमें सीएम सुक्खू, उनके जो मंत्री हैं और जो कांग्रेस विधायक हैं वो इसमें भाग लेंगे। दिल्ली में जो है वो 2500 के आसपास जो कार्यकर्ता है वो जुटेंगे। बाकी जो बड़े फैसले हैं हमने आपको बता दिए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे। धन्यवाद।